जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस पॉज स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सब सीटेट की श्रृंखला में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 19 जनवरी को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था 2023 में, उसी दिन यह पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें हम सब सीडीपी को सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम सब सॉल्व करेंगे वह एसएसटी को कवर करेंगे। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सब 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। सीटेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई स्टडी मटेरियल होता है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व कर लीजिए, उससे आपका सीटेट बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सॉल्व करने का सिर्फ मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ सॉल्व करते जाइए हो जाएगा। सॉल्व करते समय आप यह भी ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ रहा है, क्योंकि सीटेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वह क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप कैसे समझेंगे? जब तक आपको क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तभी तो आपको समझ पाएंगे ना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जैसे आप पढ़ेंगे लगेगा 4 ऑप्शन है, चारों गलत हैं, लेकिन चारों गलत नहीं होते हैं, गलत तो एक ही होगा। इसलिए जो सबसे ज़्यादा गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ऑप्शन आपके सही होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सही होता है तो वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास जरूर करिए। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सोशल साइंस में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सब 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? फर्स्ट ऑप्शन है महावीर, सेकंड ऑप्शन है बुद्ध, थर्ड ऑप्शन है अनग, लास्ट ऑप्शन है पाणिनि। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुद्ध मानते थे। अब बुद्ध की बात हो रही तो बुद्ध से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी कहाँ पे स्थित था? लुम्बिनी आपका नेपाल में स्थित था। और इनका संबंध जो है, संबंध इनका शाक्य वंश से है। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश इन्होंने वाराणसी में दिया था, जो कि सारनाथ एक गांव था, वहीं पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बुद्ध से संबंधित, इसको आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा? कुछ इसमें कथन दिए गए, फिर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। रविकृत, जुआनजैंग, या फिर लास्ट है दोस्तों फाजियान। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी और सी सही है, या फिर थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी, तीनों सही हैं। दोस्तों इसमें बात करें हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में जो लिखे थे दोस्तों, इसमें आपका रविकृत हो जाएगा और जुआन जाएंग हो जाएगा। फ्यूजियान गलत आंसर है। ऑप्शन इसमें आपका ए सही होगा, ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरिकामेडू का रोमन नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है पोडुकू, पोडुका है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है पट्टाला, थर्ड है दोस्तों सोपतमा, या फिर लास्ट है काना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों। इसमें अरिकामेडू की बात करें तो दोस्तों यह इसका मतलब क्या होता है? रोमन में नाम इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा पोडुका। अगर इसका जो अरिकामेडू है, अरिकामेडू दोस्तों एक बंदरगाह समझ लीजिए दोस्तों। इसका जो मतलब होता है बंदरगाह है। यहाँ पे जो समुद्र जहाज आते हैं, समुद्र से जहाज आते हैं, यहाँ पे इसका सामान उतारा जाता है, इसी दोस्तों अरिकामेडू कहा जाता है। इस पर रोमन नाम इसका क्या था? रोमन नाम इसका था दोस्तों पोडुका। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों के पढ़ने तथा सही विकल्प चुने। एक कथन है पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे। सेकंड कथन है शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है
ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड है दोस्तों बी सही है परंतु आपका ए गलत है। या फिर थर्ड है दोस्तों ए और बी दोनों गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बी सही है दोस्तों, लेकिन परंतु आपका ए गलत था। ये इसमें ए जो कह रहे थे कि पुराणों के पाठ प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने के लिए था, शूद्रों भी इसे पढ़ते थे। दोस्तों यह शूद्रों को पढ़ने की आज़ादी, पुराण को शूद्रों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, शूद्र इसे नहीं पढ़ सकते थे। ऑप्शन आपका ये गलत होगा। लेकिन बी की बात जो करें हैं, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी, यह आपका राइट आंसर होगा। हाँ, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया? फर्स्ट ऑप्शन है गुरु नानक, सेकंड ऑप्शन है गुरु अर्जन, थर्ड ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, या फिर लास्ट ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा संस्था का जो निर्माण किया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया था। इसमें जैसे जो सिख लोग पगड़ी बांधते हैं, उसका भी प्रचलन इन्होंने यही इसी में किया था। और इन्होंने यह भी कहा था तंबाकू, शराब, मांस आदि को इन सबको नहीं पीना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों तमाम चीज़ें ने गुरु गोविंद सिंह ने बताया था खालसा संस्था के निर्माण में। आइए हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अठारहवीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए दोस्तों। किस पे? ग्रामीण बंगाल है दोस्तों। कथन ए है 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, पहला कथन है। सेकंड जो कथन है दोस्तों, कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा उसको आपको बता रहे हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आपका बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आपका बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है तथा बी ए से पहले आता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है परंतु दोनों कथनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही है तथा बी ए से पहले आता है। इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि आपका जो ए है दोस्तों, कह रहे हैं ऑप्शन आपका सही था, ए और बी दोनों सही तथा बी जो है दोस्तों बी पहले होगा और ए आपका बाद में होगा, क्योंकि वो 1770 है दोस्तों। लेकिन जो बी था दोस्तों, इसकी शुरुआत जो करीब 1765 में ही हो गया था। तो ऑप्शन इसलिए आपका बी पहले होगा, ए बाद में होगा, और ऑप्शन आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे? अब इसमें पहले कुछ कथन दिए गए हैं। राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके, सेकंड कथन है भारी भरकम लगान, या फिर थर्ड है ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वालों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ऑप्शन में इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी और सी सही है। या फिर थर्ड ऑप्शन है केवल सी सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। ए और बी और सी इसमें तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी? किन किन स्थानों पर? फर्स्ट है दोस्तों दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे। सेकंड ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, न्यू दिल्ली। थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता, बॉम्बे, न्यू मद्रास। या फिर लास्ट ऑप्शन है बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में दोस्तों इसकी स्थापना 1857 में किया जा रहा था। अगर इसकी बात किया जाए तो दोस्तों जो 1854 में नीति पत्र के बाद जो नीति पत्र आया था, उसके बाद ने अंग्रेजों ने यह कदम उठाया था कि हाँ हमको अब यहाँ पे विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी है दोस्तों। किसके अनुसार? 1854 के नीति पत्र के अनुसार।
तो स्थापना कब से शुरू हुआ था? 1857 में। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन कथन वी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है दोस्तों, 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। सेकंड कथन है, फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो दोस्तों ये दोनों कथन ही सही हैं। यह कथन यह भी आपका सही है कि 1873 में यह पुस्तक लिखी गई थी, और यह भी आपका बी भी कथन सही है। तो ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, ऑप्शन भी इसमें क्या कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें कौन समाज सुधारक और उनके कार्य का जोड़ा सही से सुलमित किया गया। दोस्तों इसमें कौन सा जोड़ा सही है उसको आपको बताना है। फर्स्ट है सिंह सभा विचारों की स्वतंत्रता। सेकंड है अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। थर्ड है प्रार्थना समाज केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करता। ये फिर लास्ट है वेद समाज सिंह सभा से प्रेरित था। तो इसमें जो आपका मिलान सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग एवं व्यापार के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन है युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। सेकंड है बी कथन है भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगा। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है बी सही है। थर्ड ऑप्शन है दोनों दोस्तों ए और बी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों ए और बी गलत है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें आपका फर्स्ट भी सही है और आपका सेकंड भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करना है, इसको आपको इसी में मिलान करके ही दिखा देते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। तो इसमें जो कि पहला है दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यह दोस्तों इस किस में जाएगा, इसे आपका 1878 में जाएगा। 1878 क्या है, ये सेकंड हो जाएगा। इल्बर्ट बिल कब आया था, यह दोस्तों 1883 में आया था, फर्स्ट में चला जाएगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, यह अधिनियम कब आया था, यह 1882 में आया था। तो 1882 आपके यहाँ पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, यह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ऑप्शन थर्ड में चला जाएगा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है दोस्तों। फर्स्ट है, इसमें पहले कुछ कथन दिए गए, ऑप्शन इसके बाद है। फर्स्ट कथन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। सेकंड है सभी नागरिकों का समान अधिकार। थर्ड है दोस्तों भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार। दोस्तों इसमें जो कि संविधान की बात करें, हमारी विशेषता हमारे संविधान की, तो ये दोस्तों तीनों सही होगा, क्योंकि दोस्तों वयस्क मताधिकार का ये भी बात करता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार की बात करता है, भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार इसकी भी बात करता है। तो ऑप्शन आपका तीनों सही होगा। लेकिन हम ऑप्शन पे पहले बढ़ते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन डी ही आपका सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। अगर भारतीय संविधान की और विशेषताओं की बात करें तो यह दोस्तों लिखित और सबसे विशाल संविधान है। संसदीय शासन प्रणाली इसमें है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। आपकी ये जो संविधान है दोस्तों, इसमें सभी जितने भी चाहे जो लोग चाहे जिस धर्म के हों, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे सभी लोग अपने धर्म को आबाद रूप से मान सकते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीपीय में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय के आने वाले व्यक्ति थे। इसमें सैनिकों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
कुनबियों, सेकंड ऑप्शन है पेशवाओं, थर्ड ऑप्शन है चित पावन ब्राह्मणों, या फिर लास्ट ऑप्शन है देशमुखों। करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, कुनबियों। अगर कुनबियों की बात करें तो दोस्तों जो कृषक होते हैं, पशुचारक थे, वही लोग कुनबियों में आते थे। सब सेना के तौर पे जो सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी तो वह थे कुनबियों ने किया था। और मराठा समाज की स्थापना किए थे शिवाजी महाराज ने। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेलित किया हुआ है? ए है दोस्तों बृहस्पति बाय ग्रह, बी है पृथ्वी नीला ग्रह, सी है शुक्र चट्टानों से बना। ऑप्शन जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, सेकंड है केवल बी और सी सही है, थर्ड है केवल ए और सी सही है, लास्ट है ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर इसमें डी ही हो जाएगा, तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रह्मोत्स पर्वत का उदाहरण है? फर्स्ट है अरावली है, सेकंड है दोस्तों हिमालय, थर्ड है वासजेज, या फिर लास्ट है अप्लेशियन। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वासजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिनों या रातों के बारे में दिए गए कथन में से कौन से सही हैं? कथन हम समझते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। सेकंड कथन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। सी कथन है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी तथा सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी सभी सही हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी सही है, सी सही है, लेकिन आपका एक गलत है। अगला क्वेश्चन है, अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? दोस्तों अब इसके लिए आपको मैप जानना जरूरी होगा। पहले आप जानिए कि रांची कहाँ पर है और हैदराबाद कहाँ पे पड़ता है। दोस्तों अगर आप सबसे पहले रांची को समझिए, रांची किस दिशा में है और रांची से कहाँ से जा रहा है। दोस्तों रांची से हैदराबाद जा रहा है। ऑप्शन जो दिया गया है उत्तर पूर्व है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है उत्तर पश्चिम है, या फिर थर्ड ऑप्शन है दक्षिण पूर्व है, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों दक्षिण पश्चिम है। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम जाएगा। अब दक्षिण पश्चिम की बात करें, दक्षिण पश्चिम होता कि रांची यहाँ पे हो जाएगा, और आपका हैदराबाद कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है। फर्स्ट है सिलिका व एल्युमिनियम से, सेकंड है दोस्तों सिलिका व मैग्नीशियम से, थर्ड है निकिल व लोहे से, फिर लास्ट ऑप्शन निकिल व मैग्नीशियम से। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर, निकिल व लोहे से बनी होती है दोस्तों पृथ्वी की क्रोड की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है। दोस्तों आंतरिक परत किससे बनी होती है? निकिल व लोहे से बनी होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते हैं? अग्नेय शैल पर, अवसादी शैल पर, कायांतरित शैल पर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये अवसादी शैल पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलों के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक कथन है अवसादी शैलों के दो प्रकार हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। बी कथन है द्रवित लावा से बनने वाली शैल अग्नेय शैल कहलाती है। सी कथन है एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। ऑप्शन इसमें देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए सही है और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी सभी सही हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें बी सही है और आपका सी सही है, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
पौनों के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें पौनों की बात कर रहे हैं। पहला कथन है पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। आगे हम सब बढ़ते हैं। इसमें जो बी कथन है पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। सी है दोस्तों मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी सभी सही हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल आपका बी सही है और सी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाव दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कथन है सात पर वाव नहीं है अतएव वहाँ वाव का दाब भी नहीं है। सेकंड कथन वायुमंडल में वाव दाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। थर्ड कथन है वाव सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए तथा सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। करेक्ट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। अब ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए दोस्तों। ये सुसु दोस्तों वो जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन को सुसु के भी नाम से जानते हैं। इसको आप जानते रहिए, कंफ्यूज ना होइएगा। तो पहला जो है कथन है सुसु, इसे सुसु को डॉल्फिन आप समझ लीजिए कि डॉल्फिन को सुसु कहते हैं। सुसु की उपस्थिति में नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है। सेकंड है नदी के पानी में उपस्थित रसायनों से अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही हैं। अगला जो है गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए तथा सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। ए आपका सही है, सी सही है, लेकिन इसमें जो बी कहा गया है, बी की बात कर रहे हैं, बी गलत है। नदी के पानी में उपस्थित रसायनों के से अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है। तो ऑप्शन बी गलत है, आपका ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डॉल्फिन के बारे में आप यह भी जानते रहिए कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। यह 2009 में इसे घोषित किया गया था डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव। निम्नलिखित में से कौन से कथन सिलिकॉन घाटी दोस्तों, कौन सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही है? कथन हम सबसे पहले समझते हैं। दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित हैं। सेकंड कथन है दोनों भिन्न महाद्वीपों पर अवस्थित हैं। सेकंड थर्ड है दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधियों से क्रमबद्ध हैं। या फिर लास्ट है दोनों को समान प्रकार से अवस्थित लाभ मिलते हैं। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। सेकंड है बी और सी सही है। थर्ड है बी सी डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए सी डी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बी भी आपका सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है? फर्स्ट है स्थानीय समुदाय का विस्थापन। सेकंड कथन है निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन। थर्ड है स्थापित करने में खर्चीला। फोर्थ कथन है अम्ल वर्षा कराता है। फिर लास्ट है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि। अब इसमें जो ऑप्शन होगा पहले ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी सही है। थर्ड ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है बी सी। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ए बी सी डी होना चाहिए। सेकंड है दोस्तों ए सी डी या फिर लास्ट ऑप्शन है ए सी ई।
तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए बी सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए बी सी को पढ़ें। पहला कथन है ए, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई को मिल्चिंग कहा जाता है। सेकंड है मल्चिंग है दोस्तों, मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। थर्ड है वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। ऑप्शन हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी तथा सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए तथा सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन केवल इसमें सी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी तथा सी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। फर्स्ट है अनेकता में एकता, सेकंड है प्राचीन सभ्यता, थर्ड है सांस्कृतिक धरोहर, फोर्थ है दोस्तों आध्यात्मिक जीवन। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अनेकता में एकता दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है चुराया हुआ, सेकंड ऑप्शन है तोड़ा या दबाया हुआ, थर्ड है दोस्तों नष्ट किया हुआ या बिगाड़ा हुआ, फिर लास्ट ऑप्शन है मरम्मत किया हुआ। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, तोड़ा या दबाया हुआ दोस्तों। दलित का शाब्दिक जो अर्थ होता है दोस्तों तोड़ा या दबाया हुआ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों आप सब दलित शब्द काफ़ी बार सुनते हो, कहीं दलित वर्ग से आते हैं। तो दोस्तों दलित का मतलब यही होता है कि जैसे कि तोड़ा या दबाया हुआ। अब इसका मतलब कि आप उसे तोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि जिसका शोषण किया गया हो, जिसका हक मारा गया हो, जिस समाज में एक साथ सबके साथ जीने की आज़ादी ना हो, उसे आप दलित कह सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जैसे पीड़ित को, शोषित को, इन सबको हम सब दलित शब्द के अंतर्गत रखते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था? इसमें जो कि फर्स्ट ऑप्शन है 2014, सेकंड ऑप्शन है 1995, थर्ड ऑप्शन है 2005, ये फिर लास्ट ऑप्शन है 2010। करेक्ट आंसर इसमें 2005 होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है? पहला ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, सेकंड ऑप्शन है रॉयलेट एक्ट, थर्ड ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम, फिर लास्ट ऑप्शन है सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही सही है, सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून अब भी लागू है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और एक चीज़ आप और भी कह सकते हैं, और भी कानून हैं जो अब भी लागू हैं, लेकिन इसमें आपको इसे चारों में से छांटना था, चारों में से कौन सा कानून अभी तक भी लागू है, तो ऑप्शन डी ही आपका सही होगा। ऐसा नहीं आप ऐसा ना कहीं और भी कानून है जो कि अभी तक लागू है, तो ऐसा नहीं, जो आपके चारों ऑप्शन में ही चॉइस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोग अस्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं के बारे में निम्न कथन को पढ़िए। पहला जो कथन है, वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। सेकंड कथन है, उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है। या फिर थर्ड कथन है, उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए बी, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों केवल बी सी, या फिर थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों। तो इसमें राइट आंसर आपका यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, तीनों दोस्तों। इसीलिए वो अस्थायी नौकरी की तरफ भागते हैं, ताकि हमको कोई जैसे प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, तो प्राइवेट कंपनी जब चाहे
वर्कर को निकाल सकते हैं, लेकिन आप जब गवर्नमेंट ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट आपको जब चाहती नहीं निकाल सकती। आप ऐसा कोई कृत्य ना कर दीजिए जो कि सरकार के खिलाफ हो या फिर देश के खिलाफ हो, तो फिर वो आपको नहीं निकाल सकती थी। इसलिए दोस्तों उसके निकालने के बाद भी आप कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लड़के अपना जॉब वापस ला सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों को कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़ें। फर्स्ट कथन है कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत रूप है। सेकंड कथन है कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुएं और सेवाओं से संबंधित समस्या और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसमें जो थर्ड कथन है कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी दोस्तों तीनों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका बी ही हो जाएगा, बी और सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? फर्स्ट ऑप्शन है राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। सेकंड ऑप्शन है लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ। थर्ड ऑप्शन है राजतंत्र से कुलीन तंत्र की तरफ। फिर लास्ट ऑप्शन है कुलीन तंत्र से दोस्तों राजतंत्र की तरफ। इसमें नेपाल 2008 में आपको बताना है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा होना चाहिए दोस्तों, अंतरात्मा या फिर आत्मा माना जाता है? किस भाग को? तो फर्स्ट ऑप्शन है राजकीय नीति नीतिशक तत्व। सेकंड ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर लास्ट ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर इसमें भाग 3 को माना जाता है जो कि आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। ऑप्शन डी से दोस्तों मौलिक अधिकार ये भाग 3 के अंतर्गत यह आपका आता है। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। सेकंड कथन है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है। थर्ड कथन है राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें जो फोर्थ कथन है भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी तथा डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए तथा डी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है बी तथा सी सही है। इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए तथा डी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस, बचाव पक्ष के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और जज। ये फिर सेकंड कथन है। सेकंड ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन, बचाव पक्ष के वकील, लोक अभियोजन या फिर और न्यायाधीश। थर्ड है पुलिस, लोक अभियोजक, न्यायाधीश और दोस्तों लोग। फोर्थ है पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष और वकील और दोस्तों न्यायाधीश। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पुलिस होगा दोस्तों, लोक अभियोजक होगा, बचाव पक्ष होगा और के वकील है दोस्तों और न्यायाधीश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? फर्स्ट ऑप्शन है सिख, सेकंड है मुस्लिम, थर्ड है महिलाएं या फिर लास्ट ऑप्शन परलौंगिक। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम। सच्चर आयोग ने मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया था।
हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कानून के संदर्भ में दिए गए कथन ABC को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहले हम कथन को पढ़ते हैं। न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मजदूर को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है कथन है, मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसीलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। थर्ड है, न्यूनतम मेहनताना कानून से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा नहीं होती है। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों केवल बी तथा सी सही है। थर्ड है केवल ए तथा सी सही है। फिर लास्ट है ए बी सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए तथा बी सही है, सी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने चली जाती है। यह सभी खाली जगह के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। ऑप्शन जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है देखभाल कार्य है। सेकंड दोस्तों दोहरा भार है। थर्ड है गृह कार्य है। फिर लास्ट ऑप्शन है भुगतान वाला कार्य है। तो राइट आंसर इसमें बी होगा दोस्तों, दोहरा भार है दोस्तों, क्योंकि वह चाय भी बेच रही है, जाके पानी भी ला रही है, फिर जाके घर के काम कर रही है, फिर खाना बना रही है, फिर चाय का दुकान का सामान लेने के जा रही है, इसलिए दोस्तों ये दोहरा भार है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट कथन है दोस्तों प्रक्षेपण व वर्गीकरण के कौशलों का विकास करता है। सेकंड है समय के साथ साथ समाजों में कैसे परिवर्तन हुए कि समझ विकसित करना। थर्ड है लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की समझ विकसित करना। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है केवल बी तथा सी सही है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए तथा सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है इतिहास एवं अन्य सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर यह है कि इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। सेकंड कथन है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास केवल अतीत के महत्वपूर्ण लोगों, घटनाओं एवं तिथियों से संबंध है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल एक और दो दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों कथन एक गलत है परंतु आपका दो सही है। थर्ड जो ऑप्शन है एक और दो दोस्तों दोनों गलत हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है एक सही है दोस्तों परंतु दो आपका गलत है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। फर्स्ट एक सही है दोस्तों लेकिन आपका दो गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वित्रांत है खाली जगह दोस्तों को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समानुभूत। सेकंड ऑप्शन है आध्यात्मिकता। थर्ड ऑप्शन है आज्ञा पालन। फिर लास्ट ऑप्शन है तर्क शक्ति। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अति दोस्तों उपयुक्त रहेगी। मतभेद की बात करें, अगर आपकी कक्षा में मतभेद हो जाता है तो कौन सी स्थिति आप अपनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान, क्रीड़ाएं, परिचर्चा, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें से कौन सा विकल्प को आप चॉइस करेंगे आप अपने से सोचिए, फिर आपको हम बताते हैं। इसमें जो कि आप सही विकल्प होगा दोस्तों परिचर्चा कर लेंगे, आप दोस्तों डिस्कशन कर लेंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर एक राज्य का शिक्षक भारत के दूसरे राज्य के अधिगमकर्ताओं को कक्षा में उत्तर देने की अनुमति नहीं देता है तो वह अधिगमकर्ताओं के किस
मूलभूत अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या फिर कर रही है। ऑप्शन हम देखते हैं, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सेकंड है संपत्ति का अधिकार, थर्ड है स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर लास्ट है संवैधानिक दोस्तों उपचारों का अधिकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सही, स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं को अन्याय पढ़ाने का अति प्रभावशाली ढंग होगा। फर्स्ट है उनको संवैधानिक प्रावधानों को सिखाने के द्वारा, सेकंड है भारत में दीनहीनों पर व्याख्यान देने के द्वारा, थर्ड है विभिन्न वर्गों में आय की विविधताओं पर प्रयोजन देने के द्वारा, या फिर दोस्तों इसमें लास्ट जो ऑप्शन है निर्धनता का स्वास्थ्य एवं आश्रय पर प्रभाव के ऊपर अवलोकन रिपोर्ट जमा करवाना। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों, निर्धनता का स्वास्थ्य एवं आश्रय पर प्रभाव के ऊपर अवलोकन रिपोर्ट जमा करवाना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाशियाकरण से निपटना एक सामूहिक परिचर्चा के लिए दो विचारों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन हम देखते हैं पहले। विचार फर्स्ट है, एक शिक्षक को केवल विद्यार्थियों की समान पृष्ठभूमि के आधार पर ही समूह बनाना चाहिए। सेकंड विचार है दोस्तों, शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्देश देना चाहिए कि वह केवल कानूनों पर ही चर्चा करें और उससे संबंधित वास्तविक घटनाओं की चर्चा से बचें। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट प्रासंगिक है, सेकंड है दोस्तों केवल सेकंड प्रासंगिक है, थर्ड है दोस्तों फर्स्ट सेकंड दोनों प्रासंगिक है, फिर लास्ट ऑप्शन दोनों प्रासंगिक नहीं है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही प्रासंगिक हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, यह शिक्षक अधिगम को संचालित करता है। सेकंड कथन है, अन्वेषण पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु शिक्षक सार का निर्णय करता है। ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कथन एक गलत है दोस्तों परंतु दो सही है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है कथन एक सही है, दोनों गलत हैं दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। ये फिर लास्ट ऑप्शन है कथन एक सही है परंतु आपका दो गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है एक और दो दोस्तों दोनों सही हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हाशियाकरण पर एक फिल्म दिखाने और परिचर्चा से होने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल का चयन कीजिए। विद्यार्थी खाली जगह सक्षम होंगे, कब सक्षम होंगे उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को पहचानने में। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र शोषण के स्थान होते हैं यह समझने में। इसमें जो थर्ड है जन चेतना को विकसित करने में। फिर लास्ट ऑप्शन है हाशियाकरण तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में। ऑप्शन डी सही होगा, हाशियाकरण तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में, डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक बच्चे की गरिमा को चोट पहुंचाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक एक बच्चों के बिना कमीज शर्ट के कक्षा में रहने को कहता है क्योंकि वह यूनिफॉर्म में नहीं था। सेकंड है शिक्षक पर बच्चे द्वारा घर पर अपेक्षा के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों का सामना करने पर एक अन्य शिक्षक के साथ चर्चा कर रहा है। थर्ड है एक शिक्षक छात्रा को साइकिल द्वारा स्कूल पहुंचने के लिए कहता है। या फिर लास्ट है शिक्षक एक बच्चों को अबद्ध भाषा का प्रयोग के लिए कक्षा से क्षमा मांगने के लिए कहता है। तो इसमें जो बात करें निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक बच्चे को गरिमा को चोट पहुंचाती है। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही होगा, शिक्षक एक बच्चे को बिना कमीज शर्ट के कक्षा में रहने को कहता है क्योंकि वह यूनिफॉर्म में नहीं था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उसकी गरिमा को चोट पहुंचा रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप के माध्यम से स्मारकों के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड प्रासंगिक है। फर्स्ट है कथन है इसे जिस स्मारक पर कक्षा में चर्चा हो रही है उससे संबंधित होना चाहिए। सेकंड है खर्चा कम होना चाहिए और अधिक दूर नहीं होना चाहिए। थर्ड है इसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा, इसमें तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। अब जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी कक्षा की गतिविधियों हेतु कार्यक्रम का निर्णय लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी केवल शिक्षक को सुनते हैं वह उनके निर्देश का पालन करते हैं। थर्ड है विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्र पूर्वक अभिव्यक्त करते हैं। लास्ट है विद्यार्थी अधिगम कार्य प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। इसमें केवल की बात करें, आपके एग्जाम में जब भी केवल शब्द आ जाए तो वह गलत ही ऑप्शन होगा, और जो आपका गलत होगा इसमें निगेटिव पूछा है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विद्यार्थी केवल शिक्षक को सुनते हैं व उनके निर्देशों का पालन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों पर कक्षा में चर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान अध्यापन के उपागम का खुले का अंत वाला होना आवश्यक है। ये तो कथन फर्स्ट हो गया। अब जो कथन सेकंड है सामाजिक विवाद के मामलों पर कक्षा में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है। ऑप्शन में इसमें देखते हैं। कथन एक सही है परंतु दो गलत है। सेकंड ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों गलत है। थर्ड है कथन एक गलत है परंतु आपका दो सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है एक और दो दोस्तों दोनों इसमें सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन एक सही है लेकिन आपका दो गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक द्वितीयक स्रोत सम्मिलित करता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र। सेकंड है मार्च 1931 में एक अखबार की कतरन। थर्ड है भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्यपुस्तक। या फिर लास्ट ऑप्शन है भगत सिंह की कारागृह की में फोटो। दोस्तों इसमें एक द्वितीयक स्रोत में सम्मिलित करता है, क्या सम्मिलित करता है उसको आपको बताना था। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार के शैक्षिक पृष्ठभूमि से। सेकंड है दोस्तों ऐसे ऐतिहासिक स्थानों से जहां अधिगमकर्ता ने भ्रमण किया हो। थर्ड है ग्रामीण और शहरी स्थानों में वित्तीय परिसंपत्तियों से। या फिर लास्ट ऑप्शन है कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के आकलन की जरूरत क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए। सेकंड है विद्यार्थियों की समझ और क्षमताओं जानने के लिए। थर्ड है दोस्तों विद्यार्थियों के गृह कार्य पूरा करवाने के लिए। फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की समझ और क्षमता को जानने के लिए। तो आकलन करते हैं कि हम जब आकलन करते हैं समझ पाते हैं ना कि विद्यार्थी समझने में कैसा है, उसका आकलन हम करते हैं तभी हम जान पाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साल के अंत में कक्षा
6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता है? फर्स्ट है रचनात्मक आकलन, सेकंड है दोस्तों योगात्मक आकलन, थर्ड है स्वयं आकलन या फिर लास्ट है दोस्तों सहपाठी आकलन। राइट आंसर योगात्मक आकलन सही होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की विवेचना क्षमताओं का पता करना चाहता है? फर्स्ट ऑप्शन है भिन्न भिन्न स्थानों पर वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है, क्यों? सेकंड है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आमतौर पर पाए जाने वाले दृढ़ वृक्षों के नाम बताएं। थर्ड है शंकुधारी वन के उपयोग का वर्णन कीजिए। फिर लास्ट ऑप्शन है कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा भिन्न भिन्न स्थानों पर वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है, क्यों? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिकारों के बिना जीवन विषय पर अपने विचार लिखने को कहती है। कार्य खत्म करने के बाद विद्यार्थी अपने लेख अपने सहपाठियों के साथ साझा करते हैं और उसमें सुधार की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिक्षिका कौन से मूल्यांकन रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सहपाठी आकलन, सेकंड है समूह आकलन, थर्ड है दोस्तों स्व आकलन, फिर लास्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो। करेक्ट आंसर हो जाएगा सहपाठी आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ है तो निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मन, सेकंड है घूर्णन, थर्ड है परिक्रमण, या फिर लास्ट ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर घूर्णन। दोस्तों यहाँ पे आज हम सब 60 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके एसएसटी से संबंधित हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। आप सबके लिए हम सब डेली एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम सब आप सबसे एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।